डियर स्टूडेंट, आज हम हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी के बारे में डिस्कस करेंगे। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में क्या होते हैं कि जो वेंट्रिकल होते हैं उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, खासकर लेफ्ट वेंट्रिकल की। तो ये जो है हमारे पास ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है। दिस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन एंड देयर इज अ डिफेक्ट इन अ जीन विच इज कॉल्ड एज अ बीटा मायोसिन जीन। डिफेक्ट इन अ जीन बीटा मायोसिन जीन, ठीक है। तो इस जीन में मसला होता है एंड दैट इज ऑन क्रोमोसोम नंबर 14। ये सो बीटा मायोसिन is a gene that is present on the chromosome number 14, and when defect occur in this, then hypertrophic cardiomyopathy occur. In hypertrophic cardiomyopathy, what actually happen? There is hypertrophy of the left ventricle. So let's say this is the left ventricle, and when the hypertrophy of this left ventricle occur, as well as this asymmetric septal hypertrophy, then the outflow tract will be obstructed and the blood will not easily able to go outside. So that is called as a left ventricle outflow tract obstruction. Left ventricle outflow tract obstruction यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आउटसाइड नहीं जा पाएगा, या नॉर्मली ब्लड लेस देन नॉर्मल जो है आउटसाइड जा पाएगा। तो इसमें जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इट बिकम लाइक अ बनाना शेप। जिस तरह लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो बनाना की तरह लगेगा, बनाना शेप्ड होगा, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल बनाना शेप्ड होगा। इसमें पैथोजेनेसिस क्या होगी? इसमें इसके बाद नंबर 1 डायस्टोलिक डिसफंक्शन होगी, यानी डायस्टोलिक डिसफंक्शन इसमें होगी। जो डायस्टोल है वो इसमें सही नहीं होगा। क्यों डायस्टोलिक डिसफंक्शन होगी? क्योंकि इसमें क्या है, सिस्टोल जो है ऑलरेडी अकर हुआ है, यानी साइज ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल जो है केविटी है वो समान है, और कम ब्लड जो है आता है और कम ब्लड जो है जाता है, और ये हाइपरट्रॉफी है तो इसमें क्या होता है, डायस्टोल सही तरीके से नहीं होता। इसके बाद इसमें एसिमेट्रिकल सेप्टल हाइपरट्रॉफी होती है। एसिमेट्रिक हाइपरट्रॉफी यानी जो सेप्ट हैं यहाँ पे, ये वाला क्या है, सेप्ट हैं, ये भी बड़ा हो जाते हैं, लेकिन ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। इसकी जो हाइपरट्रॉफी है एक जगह पे ज़्यादा एक जगह पे कम होती हैं। ठीक हो गया। तो इसमें हमारे पास सिम्टम में डिस्पनिया होगा। सिम्टम जो हैं या क्लिनिक सिम्टम्स या क्लिनिकल फीचर जो हैं उनमें क्या होगा, डिस्पनिया होगा, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। डिस्पनिया में क्या है कि दिस इज द अर्लीस्ट है। इसमें असल में लेफ्ट वेंट्रिकल आउटफ्लो नहीं करेगा, तो इस वजह से बैकवर्ड जो है ब्लड जमा होगा और लंग के अंदर एडिमा होगा, एंड दैट इज रिजल्ट इन डिस्पनिया। सो डिस्पनिया जो है इस केस में होगा, यानी जो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है इसमें जो है डिस्पनिया होगा। इसमें एक होगा चेस्ट पेन, ठीक है। इसके बाद इसमें चेस्ट पेन होगा। चेस्ट पेन इज बिकॉज ऑफ सब इंडोकार्डियल इस्कीमिया। चेस्ट पेन इसमें होगा और इसकी वजह क्या होगी, सब इंडोकार्डियल इस्कीमिया, यानी इंडोकार्डियल सब इंडोकार्डियल इस्कीमिया। इसके बाद इसमें सडन कार्डियक डेथ होगा, और इस पे केस इस तरह रहता है कि एक यंग एथलीट हैं, एक यंग बॉय है, वो अचानक जो है ड्यूरिंग प्लेइंग डेथ उसकी हो गई। तो इसमें कौन सी जो है मायोपैथी होगी, तो आप लोगों ने जवाब देना है कि हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, जिसको हम हुक्म भी बोलते हैं। अब इसमें अगर हम एग्जामिनेशन फाइंडिंग देख ले, तो ऑन एग्जामिनेशन यानी अगर हम इसके एग्जामिनेशन की बात करें तो हमारे पास होगा पल्सिस बिस फेरिंज, ठीक है। पल्सस बिस फेरिंज, व्हाट इज मीन बाय
pulse space within that is also called as a jerky pulse। जर्की पल्स भी इसको जो है हम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो पल्स होता है वो इनिशियली ज़्यादा तेज़ी से राइज होगा और फिर जो है ज़्यादा तेज़ी से फॉल होगा। फास्ट इनिशियल राइज, फास्ट इनिशियल राइज यानी एक पल्स जिसमें इनिशियल राइज जो है तेज़ होता है, यानी मसल की हाइपरट्रॉफी होती है और इसमें क्या होता है, ये मसल ज़्यादा प्रेशर या पावर पैदा करता है और इस वजह से क्या होता है, पल्स जो होता है तेज़ी से ऊपर जाता है। लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल आउटर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से अचानक प्रेशर के अंदर डिप आता है, यानी जो फ्लो है वो क्या है, ऑब्स्ट्रक्टेड भी है, तो इसमें डिप की वजह से क्या होता है, फास्ट फॉल होता है। ठीक है, तो फास्ट राइज एंड फास्ट फॉल होता है, फास्ट फॉल, एंड दिस इज द pulse which is known as pulsus bisferens एंड आल्सो कॉल्ड इज जर्की पल्स। तो इसमें जर्की पल्स होगा ऐसा पल्स जो तेजी से इंक्रीज होता है और तेजी से डिक्रीज होता है। ये हमारे पास नंबर 1 एग्जामिनेशन फाइंडिंग। नंबर 2 इसमें होता है एपेक्स बीट जो है, एपेक्स बीट जो होता है वो एविंग एपेक्स होगा एंड दैट इज डबल एपिकल इम्पल्स होगा, यानी एपेक्स जो होगा वो लेटरली डिस्प्लेस होगा और डबल डिफ्यूज एपिकल इम्पल्स, यानी नॉर्मली जो फिफ्थ में होता है यहाँ पे फिफ्थ और सिक्स में दोनों में इंटरकास्ट स्पेस में ये होगा। इसमें S2 जो है नैरो हो सकते हैं, S2 ये इसमें नैरो जो हो सकता है, इसमें सिंगल हो सकते हैं या रिवर्स तक, ये दोनों जो है इसमें फाइंडिंग है। इसके अलावा जो है इजेक्शन मर्मर्स होंगे, यानी इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर, इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर एंड दैट इज डिक्रिसेंडो डिक्रेसेंडो मर्मर, डिसेंड क्रिसेंडो डिक्रेसेंडो मर्मर। तो इसको बुक से भी पढ़ लेते हैं। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी 60 to 70% ऑफ केस आर ऑफ फीमेल, यानी इसमें क्या है काजिज, तो 70 से लेकर 50 तक, 60 से लेकर 60 तक जो है किसी फीमेलियन है। ऑटोसोमल डोमिनेंट मोस्ट कॉमनली ड्यू टू म्यूटेशन इन जीन इनकोडिंग sarcomeric प्रोटीन सच एज मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन सी एंड बी हैविंग चेन। इसको मैंने पहले डिस्कस कर दिया, इसमें बी मैंने कहा था, यहाँ पे सी भी है। का सिनकोप यानी इसमें बेहोशी होती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ये जो मैंने बता दिया, एंड मे लीड टू सडन कार्डियक डेथ, यानी सडन डेथ दैट यंग एथलीट्स में होगा ड्यू टू वेंट्रिकुलर एरिथमिया, यानी अचानक मर जाते हैं खेल के दौरान। और दैट इज, अब यहाँ पे एक और चीज़ जो मैंने नहीं बताया वो S4 है, तो इसमें कार्डियोमायोपैथी है और ये जो है हाइपरट्रॉफी हुई है, तो क्या होगा कि जो लेफ्ट एट्रियम है वो स्ट्रांगली पुश करेगा ब्लड को इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल हैज hypertrophied and that type of hypertrophy is concentric। So in this case, so what actually happen is that the left atrium contracts strongly against the hypertrophied left ventricle and that why it is S4 production। Systolic murmur होगा, ठीक है, murmur will be happening during the systole, may see mitral regurgitation due to impaired mitral valve closure, इनमें कभी कभी जो है mitral valve close सही नहीं होता है, इन mitral valve regurgitation भी हो सकती है। सीके इसमें ट्रीटमेंट जो है तो छोड़ना है हाई इंटेंसिटी एथलीट्स, यानी हम इसमें अगर एक खिलाड़ी है तो वो खिलाड़ी जो है इंटेंस जो है खेल मेल नहीं करेगा। यूज़ ऑफ बीटा ब्लॉकर आर नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, यानी वीरापामिल, तो बीटा ब्लॉकर या वीरापामिल जो है यानी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज़ कर सकते हैं। आईसीडी इफ आई रिस्क, अगर पेशेंट आई रिस्क हैं तो इसमें इन्वर्टिबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। वो ड्रग जो प्री लोड को डिक्रीज करते हैं जैसा कि डायरेटिक्स या वेजोडाइलेटर, उनको हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर डायल बिकॉज दे डिक्रीज दी प्री लोड, यानी हार्ट के अंदर वॉल्यूम, एंड जब हार्ट के अंदर वॉल्यूम कम होगा
तो ये जो हाइपरट्रॉफी यानी जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो और भी एक दूसरे के करीब आएगा मसल, और ऑब्स्ट्रक्शन और भी ज़्यादा होगा। लेकिन जितना प्रीलोड यानी हार्ट के अंदर ब्लड ज़्यादा होगा तो ये जो वॉल ऑफ द हार्ट है वो एक दूसरे से दूर होंगे, एंड दिस विल काज मेंटेनेंस ऑफ आउटपुट। तो इसमें डायस्टोलिक डिसफंक्शन होगा, इसमें क्या होगा, सिस्टोल होगा हार्ट में हर वक्त और डायस्टोलिक डिसफंक्शन होगा। डिस्प्लेज वेंट्रिकुलर कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी, तो इसमें कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी होगा इन द सेंटर यानी अंदर की तरफ। सर्कोमेयर एज इन द पेरल ऑफन सेप्टल प्रीडोमिनेंस होता है मायोफाइब्रिल disarray and fibrosis classified as hypertrophic obstructive cardiomyopathy, यानी जब लेफ्ट वेंट्रिकल आउटफ्लो ट्रैक इज ऑब्स्ट्रक्ट, यानी इसको हम लेफ्ट वेंट्रिकल आउटफ्लो ट्रैक जो हमने बता दिया वो ऑब्स्ट्रक्शन होगा। एसामिस्टिक सेप्टल हाइपरट्रॉफी मैंने भी बता दिया। एंड सिस्टोलिक इंटीरियर मोशन ऑफ मिट्रल वाल, इसमें मिट्रल वाल की जो है इंटीरियर मोशन भी हो गया। आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन एंड डिस्फीजिया सर डिस्पनिया एंड पॉसिबल सिंकोप जो है इसमें हो सकते हैं। तो आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है कि आयोटा में ब्लड नहीं जाता, लेफ्ट वेंट्रिकल में रह जाता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जब तो लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से फिर ब्लड में वापस जो है, इस वजह से फिर डिस्पनिया डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग क्योंकि पल्मोनरी एडीमा हो सकते हैं। अदर काजेज जो हैं इन्हीं which condition cause concentric left ventricular hypertrophy, that is chronic hypertension and Friedreich ataxia, ठीक है। so these are the condition that can also cause concentric hypertrophy. So next we have restrictive cardiomyopathy या infiltrative cardiomyopathy। तो इसमें जो मसल होते हैं वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते। पोस्ट रेडिएशन फाइब्रोसिस हो सकते हैं, लोफ्टर इंडोकार्डाइट हो सकते हैं, इंडोकार्डियल फाइब्रोएलास्टोसिस यानी थिक फाइब्रोएलास्टिक टिश्यू इन द इंडोकार्डियम ऑफ द यंग चिल्ड्रन, एमाइलोइडोसिस, sarcoidosis, हेमेक्रोमाटोसिस। सो प्लीज हेल्प, दीज आर दी काजेज। सो इसमें भी क्या होगा, डायस्टोलिक डिसफंक्शन होगा क्योंकि इसमें मूवमेंट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल आर कंस्ट्रिक्टेड restricted, so that is causing a diastolic dysfunction, कैन हैव लो वोल्टेज ईसीजी। तो इसमें वोल्टेज कम होगा क्योंकि हार्ट जो है मुकम्मल तरीके से कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स नहीं हो पाएगा, तो इसमें ईसीजी फाइंडिंग जो है वो लो वोल्टेज की होगी। थिक मायोकार्डियम, यानी इसमें मायोकार्डियम थिक भी है लेकिन स्टिल भी है जो है मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन, दैट इज वाई लो वोल्टेज ईसीजी, खासकर इफ वी है एमाइलोइडोसिस। लोफर इंडोकार्डाइटिस is associated with hyper eosinophilic syndrome, histology show eosinophilic inflate in the myocardium, यानी अगर हम लोफर इंडोकार्डाइटिस में हिस्टोलॉजी कर ले तो उसमें क्या होगा, एसिनोफिल जो हैं मायोकार्डियम के अंदर पाए जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। तो यहाँ पे अगर हम रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में एक्सरे कर ले एंड द सी एक्स आर यानी चेस्ट एक्सरे वी हैव पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा भी क्यों होगा, क्योंकि इसमें बैक फ्लो होगा एंड दैट इज एकमुलेशन ऑफ ब्लड इनसाइड द पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी जो वेन्स होते हैं, एंड देन वी हैव पल्मोनरी एडिमा। एंड देन वी आल्सो हैव स्क्वायर रूट साइन, यानी जब हम इसको इको करते हैं, ठीक है, व्हेन वी डू इको, हम डॉपलर ई को जब अर्क करते हैं तो हम स्क्वायर रूट साइन देखते हैं। स्क्वायर रूट साइन का मतलब कि जो ब्लड है वो जब स्ट्राइक करता है वेंट्रिकल के साथ तो वो इस तरह साइन देता है, स्क्वायर रूट वेव साइन। एंड दिस इज आल्सो सीन इन कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, एंड वी आल्सो डू बायोप्सी ऑफ मायोकार्डियम, and this is done to differentiate between restrictive cardiomyopathy and constrictive pericarditis. So this is the restrictive cardiomyopathy, also called as infiltrative cardiomyopathy.